नमस्कार, मैं वैद्य अमोल पाटिल तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात में जो सुहाना मौसम यहाँ पे हो चुका है उसका मज़ा ही कुछ और है। हेल्थ के बारे में जब हम सोचते हैं कि बारिश के दिनों में हमें कौन सी खबरदारी लेनी चाहिए या फिर कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए, तो उसमें ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्दी खांसी या फिर जिनको जोड़ों की बीमारियों का दर्द है उनके दर्द बढ़ जाते हैं। पेट की तकलीफ़ जिनको है जैसे गैस होना या फिर पेट गुब्बारा होना, ये जो तकलीफ़ें हैं ये तकलीफ़ें इन दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जिनको अस्थमा की तकलीफ़ है उनको भी इस मौसम में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब इसका कारण ये है, ये जो क्लाउडी सीज़न होता है, इस क्लाउडी सीज़न में जो हवा की एक ठंडक होती है ये उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। इस हवा के कारण शरीर में जो वात दोष होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ता है मतलब उसका प्रकोप हो जाता है। तो उसका सबसे पीक जो होता है वो इस सीज़न में होता है वात दोष का। इसलिए ज़्यादातर लोगों को इस सीज़न में वात की बीमारियां होती हैं। इसमें जो मैंने अभी बताया उन सब की ज़्यादा भरमार होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। हमेशा हम लोग जब बात करते हैं किसी भी चिकित्सा के बारे में तो 4 चीज़ों को मायने रखना बहुत ज़रूरी है। एक पहली चीज़ है कि हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमें आहार में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए। तीसरा है कि हमारे जीवन शैली में हमें कौन सा बदलाव करना चाहिए। और चौथा और वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ पंचकर्म क्या करना चाहिए, शरीर की शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं शरीर की शुद्धि के बारे में। इस सीज़न में वर्षा ऋतु में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पंचकर्म होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक है जिसे हम अनुलोमन कहते हैं, मतलब जिसमें आपको मालिश करा के सेक दे के जुलाब की दवाई दी जाती है। इसमें विरेचन जैसा घी पिलाकर आपको जुलाब की दवाई नहीं दी जाती। इसमें आपको सिर्फ जैसे एरंडी का तेल होता है, एरंड का तेल दे के या फिर कोई और चूर्ण होता है जैसे अभिपत्ति चूर्ण है, ऐसे जो अनुलोमन करने वाले चूर्ण हैं जैसे, या फिर हरड़े का चूर्ण है, ऐसे दवाई देके सिर्फ अनुलोमन किया जाता है। ये अनुलोमन एक भाग है। दूसरा जो पार्ट है वो है बस्ती। ये इस पूरे वर्षा ऋतु का सबसे इम्पॉर्टेंट चिकित्सा है। इसमें एनिमा दिया जाता है बस्ती में। तो एनिमा 2 प्रकार का होता है। एक है तेल का एनिमा या फिर घी का एनिमा, और दूसरा होता है वो काढ़ों का एनिमा होता है। या तो काढ़ा यूज़ किया जाता है उसमें या फिर उसमें दूध यूज़ किया जाता है। ये 2 प्रकार का एनिमा होता है। तेल और घी का जो एनिमा होता है, जो बस्ती होता है, वो अपेक्षा ये होती है कि वो तेल और घी शरीर में रहना चाहिए। तो इसलिए उसको शाम को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मियों में उसको शाम को देने की सलाह है आयुर्वेद में। तो उसको शाम को खाना खाने के बाद दिया जाता है और उसके बाद आपको लेट जाना है। उसके बाद आपको उठना नहीं है, मतलब सो ही जाना है। तो इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पेट में वो तेल रहता है। इसमें एनिमा अगर किसी को पता नहीं है तो इसमें सिंपल ये प्रोसेस होता है कि गुदद्वार के द्वारा नलिका से रबर के कैथेटर से दवाई गुद में प्रवेश की जाती है। तो ये दूसरा जो प्रकार है इसका निरूह बस्ती कहते हैं, जिसको निरूह बस्ती में काढ़ा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो काढ़ा का एनिमा दिया जाता है उसके तुरंत बाद पेशेंट को शौच हो जाता है या फिर पेट साफ हो जाता है। तो ये एक दिन तेल का बस्ती और एक दिन निरूह बस्ती मतलब काढ़े का बस्ती ऐसे अल्टरनेटली करना पड़ता है। एक दिन तेल का, एक दिन काढ़े का, ऐसे ये जनरली 8 दिन का कोर्स होता है। तो 8 दिन आपको ये ट्रीटमेंट कराना होता है। इसके साथ आपको मालिश किया जाता है, तेल की मालिश की जाती है
सेक दिया जाता है, स्टीम दिया जाता है, पोटली से मसाज किया जाता है, पोटली से सिकाई की जाती है और धारा किया जाता है। अलग अलग तेलों का अलग अलग काढ़ा होता है, उसका फर्मेंटेड धान्याम्ल होता है, उसका धारा किया जाता है। उसके साथ ज़रूरी है तो शिरोधारा किया जाता है। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट जो होती है उसके साथ वो सपोर्टिंग एज ए सपोर्टिंग ट्रीटमेंट उसके साथ करना पड़ता है। सो इसका सबसे मूल इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है बस्ती करने से? जैसे हम गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में कुआं खोदा जाता है, क्योंकि पानी का लेवल, वाटर लेवल जो होता है ज़मीन में सबसे नीचे होता है। अब तब आप कुआं खोदते हैं तो पूरे साल भर आपको गारंटी रहती है कि आपको पानी की कमी नहीं होगी। वैसे ही जब वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु सबसे ज़्यादा पीक में होता है, तब आप शरीर से उसको बाहर निकाल देंगे, तब हमें ये एक गारंटी रहती है कि उसके बाद पूरे साल भर वायु उतना नहीं बढ़ेगा जितना इस सीज़न में बढ़ता है। तो उसके पीक लेवल पे होते हुए उसको अगर हम शरीर से बाहर निकाल दें तो वायु की बीमारियां नहीं होती हैं और वात की बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये वात की बीमारियों जो है मैंने पहले आपको बताया, जैसे सर्दी खांसी है, अस्थमा की बीमारी है, जोड़ों का दर्द है, गाउट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बैक पेन है, गर्दन का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको कहते हैं, बाद में अस्थमा की बीमारी है मैंने पहले ही बताया। और इसके अलावा जो एक स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, मन घबराने लगता है, दिल घबराता है, जिन लोगों को बेचैनी होती है, ये जो मन से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड जो कोई भी शिकायतें होती हैं, ये बस्ती की वजह से और ये सपोर्टिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से बहुत हद तक कम हो जाता है। ये बस्ती का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है ये है। इसके साथ वर्षा ऋतु में आहार क्या करना चाहिए, अगर उसमें आप देखेंगे तो उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो सबको गुनगुना पानी पीना चाहिए। पूरा ठंडा पानी जो पीते रहते हैं, नॉर्मल वाटर जो पीते रहते हैं, उसको धीरे धीरे कम करके ज़्यादा से ज़्यादा समय गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। और अगर जब प्यास ना बुझती हो इस पानी से तब आप सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन मटके का पानी, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उसके ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटा सा बदल करने की वजह से काफ़ी लोगों को जो गले की खराश, थ्रोट इन्फेक्शन या फिर सर्दी खांसी की जो होने की संभावना रहती है वो टल जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है, जिन लोगों को ये पॉसिबल है उन लोगों को रोज़ सुबह उठते ही 1 चम्मच शहद खाना चाहिए, या फिर 1 कटोरी पानी लेके उसमें 1 चम्मच शहद घोल के उसको पी लेना चाहिए सुबह खाली पेट में। ये पूरा मानसून ख़त्म होने तक करना चाहिए। जिन लोगों को शहद मना है या फिर नहीं खा सकते, उन लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग सिर्फ गुनगुना पानी पी सकते हैं। अब ये तो शुरुआत है बारिश की। जब बारिश पीक लेवल पे जाएगी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, उस समय आप पानी में जीरा डाल के उसको उबाल सकते हैं। जीरा डाल के उबला हुआ जो पानी है उसको पिएंगे तो उसकी वजह से, बारिश की वजह से होने वाली और सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। ये हो गया पानी का। खाने पीने में ठंडे फल जैसे केला, एप्पल, ये अभी नहीं खाना चाहिए, और जूसी फ्रूट जो सीज़न के हिसाब से मिले वही खाना चाहिए। फल 100% रोज़ खाना ही चाहिए बरसात में, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, और ठंडी में या फिर बरसात ख़त्म होने के बाद आप वापस खा सकते हैं। इसके अलावा जो रोज़ का जो खाना है उसमें दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बरसात के दिनों में। छाछ कभी कभी पी सकते हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा कम होनी चाहिए। स्प्राउट जितना हो सके उतना कम खाएं या फिर बिल्कुल ना खाएं। शाक जो होता है, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है इन दोनों में कम होना चाहिए, मतलब हफ्ते में 1 आध बार, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके खाना गरम गरम खाना चाहिए, मतलब टेम्परेचर वाइज वो गरम होना चाहिए, हर बार उसको गरम करके लेना चाहिए। सो ये खाने के बारे में है। इसके अलावा हमारा जो जीवन शैली है उसके बारे में देखेंगे। सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, लेकिन अर्धशक्ति करना चाहिए, मतलब हमारा जो कैपेसिटी है उससे आधा ही व्यायाम इस सीज़न में करना चाहिए, पूरे शक्ति से व्यायाम नहीं करना चाहिए। मतलब समझो आप अगर 10 किलोमीटर चल सकते हैं, आपका कैपेसिटी है, तो लेकिन आपको चलना चाहिए 5 ही किलोमीटर इस सीज़न में, नहीं तो ज़्यादा व्यायाम की वजह से
इन दिनों में वात अगर बढ़ गया वो लॉन्ग टर्म में आपको कोई ना कोई दर्द की शिकायतें पैदा कर सकता है। ये आपके जीवन शैली के बारे में हो गया। दवाई के बारे में पूछेंगे तो कुछ रसायन है, रसायन मतलब वो केमिकल वाला रसायन नहीं, आयुर्वेद में उसको रसायन कहते हैं जो रेजुविनेटिंग मेडिसिन है, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। एक एग्जांपल कहूँ तो वो है च्यवनप्राश, लेकिन च्यवनप्राश ही सभी के लिए सूट नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए च्यवनप्राश देना पड़ता है, जैसे कफ पित्त लोगों के लिए या फिर वात कफ लोगों के लिए च्यवनप्राश दे सकते हैं, लेकिन वात पित्त वाले लोगों के लिए च्यवनप्राश ही हर बार देना सही नहीं होता है। तो उनके लिए बाकी भी ऐसे अवलेह हैं, चाटने वाली दवाई है, जैसे कुष्मांड रसायन है, दशमूल रसायन है, बाकी भी जो दवाइयाँ हैं वो लेना चाहिए। ये ज़्यादातर या तो सोते समय लेना चाहिए या फिर सुबह उठते ही खाली पेट में लेना चाहिए। इसके अलावा जब बीमारी होती है, आपको सर्दी खांसी हुई या फिर जोड़ों का दर्द हुआ, तब उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके ही डॉक्टर की सलाह से, वैद्य की सलाह से ही आपको दवाई लेनी चाहिए। और आप एक बार समझ के कुछ दवा आप अपने घर पे भी रखना चाहिए बरसात के सीज़न के लिए, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, तालिस पत्रादी चूर्ण है, जिसको आपको रोज़ रात को शहद में मिलाकर खा लिए तो सर्दी खांसी की बीमारी होने का चांस कम रहता है। लेकिन ये सब सलाह लेकर ही करना चाहिए, आप अपने आप से नहीं करना चाहिए। ये है बरसात के सीज़न का मेरी तरफ से आपको टिप। और सब लोग ज़रूर बरसात के सीज़न में बस्ती कराइए, उसके लिए आप तपस्या में आके हमारी सलाह ले लीजिए। और क्या करना चाहिए, क्योंकि बस्ती में ऐसा नहीं है कि सबको एक ही तरह का बस्ती होता है, हर एक की बस्ती की दवाई अलग होती है, हर एक का काढ़ा अलग होना चाहिए। क्योंकि किसी किसी को वात की बीमारी ज़्यादा होती है, वात से रिलेटेड, किसी किसी को वात पित्त से रिलेटेड होता है, किसी किसी को वात कफ से रिलेटेड होता है, तो उस हिसाब से उनकी दवाई बदल जाती है। तो इसलिए किसी किसी को दूध का बस्ती देना पड़ता है, किसी किसी को माधु तैलिक बस्ती, किसी को दशमूल बस्ती, अलग अलग होता है। और ये अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से ही होना चाहिए। और इसको किए बिना जनरलाइज कोई कॉन्सेप्ट करता है वो इतना सही नहीं होगा। ये करके आप अपने सेहत को अच्छी तरह से ठीक रख सकते हैं। धन्यवाद।